तुम इतनी जल्दी मत दिखाओ, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं कमरे में बंद होकर देर तक सोचता रहा, इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी। लीवर की ट्रांसप्लांटेशन कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। इंडिया में भी इसके मुकम्मल इलाज पर 50 लाख के करीब खर्चा आ रहा था। किसी मगरबी मुल्क में तो ये 2 गुना से भी ज्यादा हो जाना था। इमरान की माली हालत का मुझे पता था। वो एक परिंदे जैसी जिंदगी गुजारता था। आज जो कुछ है वो खर्च कर डालो, कल की फिक्र ना करो। पैसा उसके पास आता तो था लेकिन टिकता नहीं था। आजकल भी नुसरत के टेस्टों का बिल देने के बाद वो तकरीबन क्लाश था। अगले रोज मैं इमरान को बताए बगैर खामोशी से अपने आबाई घर पहुंचा। वहां से मकान की रजिस्ट्री ली, उसकी फोटो स्टेट कराई और इलाके के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच गया। उस शख्स ने मुझे फौरन पहचान लिया और उसके साथ ही उसकी आंखों में कुछ भूले बिसरे मंजर और कुछ सवाल उभर आए। इन मनाजर और इन सवालों का ताल्लुक यकीनन उसी तारीख दिन से था जब मुझे करीबी पार्क में सिराज के गुंडों ने लहूलुहान किया था और मैं चेहरा छुपाकर हर शनासा निगाह से ओझल हो गया था। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। मेरा मतलब है आप वही? हाँ, तुमने ठीक पहचाना है, मैं वही हूँ। मैंने एक सेठ के मुंह पर थप्पड़ मारा था और उसने मार मार कर मेरा हश्र खराब कर दिया था। बहुत से लोगों ने तमाशा देखा था, शायद तुम भी उनमें शामिल होगे। आप प्लीज मजीद कोई सवाल ना करना। ये मेरे मकान के कागजात हैं, मैं इसे फरोख्त करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर ने मेरी तरफ देखा, कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन मेरे तासरात देखकर बंद कर लिया। मैंने उसे मकान की फरोख्त के बारे में जरूरी हदायत दी और वापस आ गया। एक अजीब सी परेशानी ने मुझे घेर रखा था और मुझे लग रहा था कि मुझसे ज्यादा इमरान परेशान है। उसकी यही अदा थी जो दिलों को मोह लेती थी। वो दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी बना लेता था और फिर तन मन धन से उसे रफा करने की कोशिश में लग जाता था। जब मैं घर पहुंचा तो जान मोहम्मद साहब आए हुए थे। इमरान उनसे गुफ्तगू में मसरूफ था। इमरान रात को भी असिस्टेंट मैनेजर अब्बास के साथ देर तक टेलीफोन पर बात करता रहा था। मुझे शक होने लगा कि शायद वो एक बार फिर किसी खतरनाक सर्कस शो के बारे में सोच रहा है। मेरे ज़हन में स्टार सर्कस के वो स्पेशल शो घूमने लगे जिनमें इमरान और उसके साथी नहायत खतरनाक करतब दिखाते थे। बगैर हिफाजती जाल के झूलों पर बाजी करी, आंखों पर पट्टी बांधकर किसी जिंदा हदफ पर चाकू जनी, अपने पहलू या फिर कनपट्टी पर रिवाल्वर वगैरह रखकर गोली चलने या ना चलने वाला रिस्क और ऐसे बहुत से दीगर काम। इमरान ऐसी खतरनाक हरकत को कभी कभी पैसा कमाने के लिए भी इस्तेमाल करता था। बहरहाल मेरा ये शक ही रहा। मुझे इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। ये तीसरे रोज की बात है। मैं मज़कूरा प्रॉपर्टी डीलर से मिला। उसने मुझे ये मायूस कुन खबर सुनाई कि मेरे मकान की फौरी फरोख्त मुमकिन नहीं है। उसने मुझे बताया कि मेरे मकान का रकबा इन रकबों में शामिल है जिसका रिकॉर्ड कुछ अरसा पहले जलकर जाया हो गया था। अब मेरे मकान की फर्द नहीं निकल सकती और फरोख्त के लिए फर्द का होना बहुत जरूरी है। अब क्या करना होगा? मैंने पूछा। नए सिरे से कागजात का रिकॉर्ड बनवाना होगा। इसमें कितना वक्त लगेगा? अगर आप खुद बनवाएंगे तो कई महीने भी लग सकते हैं। अगर दे दिलाकर काम कराएंगे तो भी तो 2.5-3 महीने कहीं नहीं गए। अखबार में इश्तिहार वगैरह होता है। इसके अलावा भी कानूनी कार्रवाई होती है। शायद आपको डीपीओ के सामने भी पेश होना पड़े। मैं चटपटा कर रह गया। रात को मैं घर वापस गया तो मेरी तवक्का के खिलाफ इमरान बाजार के किसी थड़े पर मोहल्लेदारों से गपशप नहीं कर रहा था, बल्कि कमरे में खामोश बैठा सिगरेट फूंक रहा था। मैं भी खामोशी से उसके पास जाकर बैठ गया। चंद सेकंड की गंभीर खामोशी के बाद इमरान ने कहा, तुम अपना मोबाइल घर छोड़ गए थे। अभी सरवत का फोन आया था, खैरियत है? मैंने चौंक कर पूछा। नुसरत की तबीयत कुछ खराब थी। रात से उसे तेज बुखार है, पेट में दाएं तरफ दर्द भी होता है। सरवत क्या कह रही थी? उसका ख्याल है कि शायद खाने पीने में कुछ बदपरहेजी हुई है, लेकिन असल बात वही है जिसका हमें पता है। बीमारी तेजी से उसे जकड़ रही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इमरान भी खामोश रहा। उसकी कुशादा पेशानी पर सोच की लकीरें थीं। घर से बाहर बाजार से मामूल की आवाजें बुलंद हो रही थीं। रिक्शे का शोर, ख्वांचे वाले की सदा, बच्चों की चहकार, म्यूजिक सेंटर से बुलंद होने वाले नगमे की आवाज। मौसम हसीन है लेकिन तुम सा हसीन नहीं है। मेरी नजर से पूछो, तुम सा कहीं नहीं है। लेकिन मौसमों का ताल्लुक दिल से तो होता है। इंसान खुश हो तो इसे चिलचिलाती धूप में भी ठंडक महसूस होती है। गमगीन और परेशान हो तो चांदनी भी झुलसाने लगती है। अचानक इमरान के मोबाइल की घंटी बजी। इमरान ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ जान मोहम्मद साहब थे। उन्होंने कहा, इमरान कोई तुमसे मिलने आया है यहाँ मेरे दफ्तर में। कौन? इमरान ने पूछा। लो खुद ही बात करो। जान साहब की आवाज मोबाइल के स्पीकर में से उभरी। चंद सेकंड बाद कोई इंग्लिश में बोला, हेलो इमरान, कैसे हो? कहाँ छुपे बैठे हो ब्रादर? मैंने फौरन पहचान लिया ये भारी भरकम आवाज मिस्टर रेयान विलियम के अलावा और किसी की नहीं थी। इमरान बोला, गुड इवनिंग मिस्टर रेयान, आप कब आए? मैंने कहा तो था कि मैं किसी भी वक्त आ सकता हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं और मिस्टर रिची बहुत बेचैन थे। यानी मिस्टर रिची भी आए हैं? बिल्कुल, वो भी मौजूद हैं। इन्हें भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है। तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो यहाँ? आप दोनों इस वक्त हैं कहाँ? जान मोहम्मद साहब के ऑफिस में। अगर तुम्हें मुश्किल है तो हम खुद आ जाते। नहीं,
ऐसी बात नहीं है, क्या मैं अभी आ जाऊं? बिल्कुल अभी, यहाँ एक दिलचस्प मामला तुम्हारा इंतजार कर रहा है, रियान विलियम ने कहा। ठीक है, मैं लिबास तब्दील करके 40 मिनट तक पहुंच रहा हूं। तकरीबन 1 घंटे बाद हम जान मोहम्मद साहब के दफ्तर में पहुंच चुके थे। गोश्त के पहाड़ मिस्टर रियान विलियम ने बड़ी गर्मजोशी से इमरान का इस्तकबाल किया। प्रोफेसर रिची भी हम दोनों से बड़े तपाक के साथ मिले। प्रोफेसर रिची को मैं पहली बार देख रहा था। इनकी उम्र 40-45 के लगभग थी। रंग सुर्ख सफेद था और नफीस सी ऐनक लगा कर रखी थी। चाय की मेज पर हमारी गुफ्तगू शुरू हुई। पहले तो इन हैरान कुन वाकयात का जिक्र होता रहा जो चंद हफ्ते पहले पेश आए थे। सवालों जवाब का वो बेनज़ीर मामला जिसकी इनामी रकम 120 करोड़ के करीब थी। इस मुकाबले में इमरान और हैरी का हारना, लेकिन फिर इसमें से सलामती और जीत का पहलू निकल आना। एक तरफ तकरीबन 120 करोड़ रुपए मालियत के शानदार फाल्कन 900C त्यारे का तबाह हो जाना और दूसरी तरफ मैरी का लॉटरी के जरिए एक माकूल रकम जीत जाना। ये सारे वाक़ात ज़्यादा पुराने नहीं थे और अभी तक हमारे जहनों में बिल्कुल ताज़ा थे। प्रोफेसर रिची तो पहले ही इमरान का गर्विदा था, अब रियान विलियम भी गर्विदा नजर आ रहा था। यूं लगता था कि इमरान की जहानत और लक पर एक वजदानी किस्म का उन्हें भरोसा हो चुका था। विलियम ने इमरान को मुखातब करते हुए कहा, इमरान, मैं और रिची एक बहुत अहम काम तुम्हारे सपुर्द करना चाहते हैं और पता नहीं क्यों हमें यकीन है कि यह काम तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे किसी लायक समझते हैं, इमरान ने रस्मी अंदाज में कहा। प्रोफेसर रिची और मिस्टर रियान की नज़रों का तबादला हुआ। फिर रियान ने एक गहरा सांस लेते हुए इमरान से कहा, इमरान, यहाँ हमारा वास्ता एक अजीब से कैरेक्टर से पड़ा हुआ है। एक ऐसा बंदा है जिसे हैंडल करना हमारे बस की बात नहीं है। एक ऐसा पेचीदा बंदा है जो लालच में आ रहा है और ना ही प्यार से राम हो रहा है और ना ही सख्ती से। प्रोफेसर रिची ने अपनी घनी भूरी मूंछों के नीचे मुस्कुराते हुए कहा, अनजानी हिटलर ने कहा था, जाहिरियत का अपना एक जादू होता है जो काम प्यार मोहब्बत के साथ बरसों नहीं हो सकता, वो मैं ताकत के इस्तेमाल से चंद घंटों में बखूबी अंजाम दे सकता हूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज हिटलर भी होता तो यहां आकर नाकाम हो जाता। कोई बहुत सख्त जान बंदा है? इमरान ने पूछा। नहीं, इसके उलट है, मिस्टर रियान ने जवाब दिया। समझो कि सरकंडे में जान फंसी हुई है, बिल्कुल दुबला पतला, उम्र 80 साल से ऊपर है, बीमारियों ने घेरा हुआ है। जान मोहम्मद साहब ने लुकमा देते हुए कहा, वो जो कहते हैं ना कि कब्र में पांव लटकाए बैठा है। लेकिन जनाब, हम इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? मैंने पूछा। ये एक अहम सवाल है, मगर फिलहाल इसका जवाब हमारे पास नहीं है, या कह लो कि मुकम्मल जवाब नहीं है। मिस्टर रियान विलियम ने कहा। आप कुछ वजाहत करना पसंद करेंगे? इमरान ने सवाल किया। मिस्टर रियान विलियम ने सिगार का कश लेते हुए कहा, कुछ लोग हमसे ये काम मुआवजे पर करवाना चाह रहे हैं, खासा माकूल मुआवजा दे रहे हैं। हमें अभी तक सिर्फ इतना ही पता है कि कोई बहुत ख़ास चीज़ है जो किसी गलती से या फिर इत्तिफाकन उस सनकी बुड्ढे के कब्जे में चली गई है। वो जो चीज़ वापस करने को तैयार नहीं है, उस पर बहुत सख्ती भी की नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें बताया है ना कि वो कई तरह की बीमारियों का शिकार है। 3 दफ़ा तो उसका बाईपास हो चुका है। किसी भी जिस्मानी सदमे की वजह से उसकी ज़िंदगी की डोर टूट सकती है। शायद तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ हो कि ऐसे लोग जो बिल्कुल करीबुल मर्ग होते हैं अपनी ज़िंदगी और मौत की तरफ से बेपरवाह हो जाते हैं। ये बुड्ढा भी उनमें से एक है। इमरान ने कहा, जनाब, आपकी बात ठीक है कि ऐसे कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ से बेपरवाह हो जाते हैं, मगर इनको किसी बात पर मजबूर करने के और भी कई तरीके होते हैं। मसलन इनके करीबी अजीज, इनके पोते पोतियाँ, इनकी इन मोहब्बतों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। रियान विलियम ने कहा, या इस मामले में यही तो मुसीबत है। ये बिल्कुल लंडोरा शख्स है, ना कोई आगे ना पीछे। बीवी 25-30 साल पहले अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। 2 बेटे थे, वो बरसों पहले अब्बा जी की सख्त मिजाजी की वजह से उनको छोड़कर बैरून मुल्क जा चुके हैं और वहीं आबाद हो चुके हैं। इनसे बुजुर्गवार का कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। एक बेटी थी, इनकी कोई औलाद नहीं थी, वो भी कोई 20 बरस पहले फौत हो चुकी है। अब जनाब अकेले हैं और अपने 5 एकड़ के फार्म हाउस में तने तनहा रहते हैं। अगर इनको कोई थोड़ी बहुत दिलचस्पी है तो वो परिंदों और जानवरों में है। इन्होंने फार्म हाउस में एक छोटा सा चिड़ियाघर बना रखा है। इस चिड़ियाघर की देखभाल के लिए कुछ मुलाजिम रखे हुए। अपनी देखभाल के लिए एक डॉक्टर है और 2-3 मुलाजमाएं हैं। खासी अमीर कबीर हैं, चाहे तो नए मॉडल की 2-3 गाड़ियां रख सकते हैं, मगर एक 70 मॉडल की शेवरलेट रखी हुई है।
अगर कहीं आना जाना हो तो इसी पर सफर करते हैं। इमरान ने रियान विलियम से मुखातब होते हुए कहा, जनाब आपके जहन में ये बात क्यों आई है कि मैं इस शख्स को हैंडल करने में कामयाब हो सकता हूँ? रियान विलियम ने तवील कश लेकर सिगार का धुआं फिजा में छोड़ा और कहा, इसकी दो वजूहत हैं इमरान। पहली वजह तो वही है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं तुम्हारी लक पर भी बहुत भरोसा करने लगा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम जिस काम में हाथ डालोगे उसका कोई ना कोई अच्छा नतीजा ही निकलेगा। और दूसरी वजह तुम्हें रिची बताएगा। बताओ रिची। रियान ने प्रोफेसर रिची की तरफ देखा। रिची ने अपने सुर्खों सफेद चेहरे पर नफीस ऐनक को दुरुस्त करते हुए कहा, इमरान जैसा कि तुम्हें मिस्टर रियान ने बताया, इस सन की बूढ़े का एक ही चौक है और वो है जानवर। वो दिन रात इनमें गुम रहता है। अगर मुल्क का सदर या वजीर आजम भी उसके फार्म हाउस पर चला जाए तो वो इसको इतनी अहमियत नहीं देगा जितनी आम शख्स को देगा जो किसी जानवर की किसी खास बीमारी के बारे में कुछ बता सकता हो। वो जानवरों से प्यार करता है और इन लोगों को भी अहमियत देता है जो जानवरों से प्यार करते हैं। इसी हवाले से मेरा जहन तुम्हारी तरफ क्या है इमरान, तुम जानवरों से बहुत जल्द नाता जोड़ लेते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी ये खास सलाहियत इस सनकी को जरूर मुतासर करेगी, बल्कि हैरान भी कर देगी। तुम जरूर उसके करीब जाने में कामयाब हो जाओगे। मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, जनाब आपने अभी तक इस बुजुर्ग का नाम नहीं बताया और ना ही ये बताया कि ये रहते कहाँ हैं। मिस्टर रियान ने कहा, यह लाहौर के करीब ही कोई कस्बा है, शायद शेकाउपुरा। शेकाउपुरा नहीं, शेखुपुरा। जान मोहम्मद साहब ने तस्दीक की। और बाबा जी का नाम सोहराब जलाली है। बड़े मुश्किल से बंदे हैं, अब उम्र रसीदा होने के बाद मजीद मुश्किल हो गए। मैंने भी थोड़ा बहुत उनके बारे में सुन रखा है। कुछ अरसा अंग्रेज की फौज में भी रह चुके हैं। यह पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले की बात है। मुलाजमत के दौरान में एक अंग्रेज कर्नल का जबड़ा तोड़कर भाग गए थे। ये 8-10 साल पहले की बात है। हमने जलाली साहब से अपने सर्कस के लिए रीछ का एक बच्चा हासिल किया था। तब उनसे वास्ता पड़ा और हमें पता चला कि वो बड़े सैलानी किस्म के बंदे हैं। इमरान ने मौजू बदलते हुए कहा, रियान साहब आपका हुक्म सराखों पर है। अगर हमें कोई गैर कानूनी या नाजायज काम नहीं करना पड़ेगा तो हम हाजिर हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो जाए कि हमें करना क्या होगा। सबसे पहले तो उसके घर में दाखिल होना और देखना है कि वहाँ किस किस्म की सरगर्मी है। अगर अगले 6-7 रोज में ये पहला मरला तय हो गया तो फिर तुम्हें मजीद हदायत दे दी जाएंगी। बाकी रही काम के जायज़ या नाजायज़ होने की बात, तो यकीन रखो कि ये 100% जायज़ काम है। वो खपती बुढ़ा एक ऐसी चीज़ पर कब्जा जमाए हुए है जो हरगिज उसकी नहीं है और जिसका उसके पास रहना उसके लिए अपने लिए भी खतरनाक है। अंडरवर्ल्ड के कई लोग ऐसे हैं जो इस शय की खातिर उसके जानी दुश्मन हो सकते हैं। इस अनोखे और पुरस्कार मौजू पर रियान विलियम और प्रोफेसर रिची से हमारी गुफ्तगू करीबन 2 घंटे जारी रही। रियान विलियम कहने को तो यही कह रहा था कि वो कोई नाजायज़ काम नहीं करवाना चाह रहा, लेकिन उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल था। ये काम नाजायज़ भी हो सकता था, गैर कानूनी और ख़तरनाक भी। हमारी बात इख्तिताम पजीर हुई तो रियान विलियम ने एक चेक काट कर इमरान के हवाले किया। ये क्या है जनाब? इमरान ने हैर से पूछा। तुम्हारा हिस्सा है। किस चीज़ में? इसी क्विज शो के इनाम में जिसमें तुमने हिस्सा लिया था। रियान मुस्कुराया। लेकिन वो तो हम हार गए थे, मगर हम बुनियादी इनाम की थोड़ी सी रकम तो जीत ही गए थे। इस रकम से जो लॉटरी खरीदी गई इसने हैरी को करीबन $8 मिलियन दिला दिए। यह सब किस्मत की करिश्मा साजी है। इस रकम में से यकीनन तुम्हारा भी थोड़ा बहुत हिस्सा बनता है। इमरान इनकार करता रहा, लेकिन रियान ने चेक जबरदस्ती उसकी जेब में डाल दिया। मैंने चेक पर एक तिरछी सी नजर डाली। यह 50 लाख रुपए का था। इस चेक के बाद रियान विलियम ने अपनी भारी भरकम हाथों से एक और चेक काटा। यह 5 लाख रुपए का था। रियान विलियम ने कहा, यह इस काम के लिए तुम्हारे इब्तदाई अखराजात के लिए है। इसके अंदाज से इशारा मिल रहा था कि अगर इमरान किसी तरह रियान और प्रोफेसर रिची की तवक्कात के मुताबिक काम करने में कामयाब हुआ तो वो खासी बड़ी रकम हासिल कर सकेगा। अगले 2-3 रोज में कुछ वाकयात तेजी से रूनुमा हुए। या वही मुहावरा सादिक आ रहा था कि कुदरत जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। न सिर्फ ये कि चंद हफ्ते पहले की कारकर्दगी की बुनियाद पर एक माकूल रकम इमरान के हाथ आ गई थी, बल्कि आगे के लिए भी अच्छे इम्कानात पैदा हो गए थे। इमरान ने मुझसे कहा था, अभी ये 50 लाख रुपए नुसरत का इलाज शुरू करने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ने चाहा तो चंद हफ्तों में मजीद इंतजाम हो जाएगा। तुम सरवत से बात करो और प्रोग्राम तय कर लो। लेकिन इमरान में ये रकम नहीं ले सकता और शायद सरवत भी खुद को इस पर आमादा न कर सके। मैं मुक्का मार कर तुम्हारी बत्तीसी हिला दूंगा। तकल्लुफात में मत पड़ो, यह एक इंसानी जिंदगी का सवाल है। तुम अभी बात करो सरवत से। लेकिन मैं किस हैसियत से उसे ये रकम दूं और वो किस हैसियत से कबूल करेगी? वो अपने शौहर को क्या बताएगी इस बारे में? इसका कोई हल तुम्हें खुद ढूंढना होगा। लेकिन इमरान, ये रकम है। देखो ताबी, ज्यादा तकल्लुफ हुसैन खान मत बनो। अगर ज्यादा बात है तो इसे उधार समझ लो। जब तुम्हारा मकान फरोख्त होगा मुझे लुटा देना। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर उसने हस्बे आदत अपनी हथेली से मेरा मुंह ढांप दिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं ढीला नहीं पड़ गया। रात को मैं देर तक सोचता रहा। मेरी समझ में एक ही तरीका आ रहा था। मैं अपने चचा अहमद को इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता था। वो आजकल वियाना में रहाइश पजीर थे। अरसा उनकी बीवी सुल्ताना की भतीजी थी।
ये आरसा वही कजन थी जो मुझे शादी के लिए घेरने की कोशिश किया करती थी। जब सरवत मुझसे जुदा होकर भाई नासिर के साथ जर्मनी चली गई तो आरसा ने कई तरह से मुझ पर जाल फेंकने की कोशिश की। अब करीबन 2.5 साल पहले आरसा की शादी हो चुकी थी। चचा अहमद और चच्ची सुल्ताना की अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो 2 साल पहले वियाना चले गए थे। अगले रोज मैंने सरवत को फोन किया और उसे कहा कि वो रावी रोड वाले घर पर आ जाए, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। सरवत खासी ज़हीन थी। बेशक मैंने उसे नुसरत की हालत के बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया था, मगर वो जान चुकी थी कि रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है और शायद वो खदशे भी दुरुस्त साबित हुए हैं जो नुसरत के बारे में शुरू में जाहिर किए गए थे। वो दोपहर के वक्त आई। मैं उससे अकेले में और तफसीली बात करना चाहता था, लिहाजा इमरान और इकबाल उसके आने से पहले ही घर से चले गए थे। सरवत ने कभी बुरका नहीं पहना था, लेकिन आजकल वो अपनी आमदोरफ्त को छुपाने के लिए बुरका इस्तेमाल कर रही थी। हर लिबास की तरह बुरका भी उसके जिस्म पर बहुत जचता था, हालांकि वो जीनत के लिए नहीं, पर्दे के लिए था। नकाब में से बस उसकी खूबसूरत आंखें ही नजर आती थी और ये आंखें बता रही थीं कि वह आजकल दुख के समंदर में डूबी हुई है। मैंने कहा, सरवत, आंखें बंद करने से हकीकत ओझल नहीं हो जाती, इसका सामना करना पड़ता है। और जब बंदा एक बार हकीकत की आंखों में आंखें डाल देता है तो फिर बड़े बड़े मसलों का हल भी निकल आता है। कामयाब ये तस्लीम करना पड़ेगा कि नुसरत बीमार है और खासी बीमार है। सरवत ने एक सर्द आह भरी और दिल कड़ा करके पूछा, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? जिगर का कैंसर है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो कितनी देर गुमसुम बैठी रही, आंसू टप टप उसकी आंखों से गिरते रहे। मैंने तसल्ली बख्श अंदाज में कहा, सरवत, हम नुसरत का इलाज करवा रहे हैं और तुम देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या दवाओं से इलाज हो जाएगा? उसने मरी मरी आवाज में पूछा। नहीं सरवत, उसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ेगी और ये सर्जरी बाहर के मुल्क में हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस पर तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। खर्चे की फिक्र ना करो, जिस तरह फरी मेरी छोटी बहन है इसी तरह नुसरत भी है। हम उसकी बीमारी से लड़ेंगे और अल्लाह ने चाहा तो जीत कर दिखाएंगे। लेकिन ये किस तरह से होगा ताबिश? मैं यूसुफ को क्या बताऊंगी? मैं तो पहले ही बहुत डर रही हूँ। मैं यूसुफ को बताए बगैर आपसे मिल रही हूँ, इन्हें पता चल गया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। मैं इस सारे मामले में नहीं आऊँगा सरवत, ये सब कुछ किसी और तरह से होगा। मैंने तरीका सोच लिया है। क्या तरीका? चचा अहमद और चच्ची जान आजकल ऑस्ट्रिया में हैं, शायद वियाना ही में रह रही हैं और मेरा अंदाजा है कि हम नुसरत को इलाज के लिए भी वियाना ही ले जाएंगे। मैं चचा अहमद से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो इस सिलसिले में हमारी पूरी मदद करेंगे। वैसे भी वो तुम दोनों बहनों से बहुत लगाव रखते हैं। वो यही जाहिर करेंगे कि वही नुसरत को इलाज के लिए अपने पास बुला रहे हैं और वही अखराजात में ताउन भी करेंगे। बस ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ अरेंज करूंगा। सरवत ने अपनी भीगी पलकें उठाई और जैसे चौंक कर मेरी तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, उसने पलकें झुका ली। उसकी खामोशी कह रही थी कि वो भी मुझ में रोनमा होने वाली तब्दीलियों पर हैरान है। मैं जो माजी करीब में हर तरह से एक नातवा और दबा हुआ शख्स था, अब मुश्किल हालात का सामना करने की हिम्मत रखता था और मेरे लबो लहजे का एतमाद साबित करता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे जानकर अजहद खुशी हुई कि मेरा एतमाद सरवत को भी एतमाद बख्श रहा है। वो जो नुसरत की बीमारी से मुताल्लिक बात करने से भी खौफजदा रहती थी, अब बात कर रही थी। मुझसे मुख्तलिफ सवालात पूछ रही थी। मैंने बिजली की कैतली के जरिए उसे चाय बनाकर दी। मेरे हाथ से कप लेते हुए उसकी नाजुक उंगलियां मेरी उंगलियों से छूकी। इस मुख्तसर से लम्स ने मुझे सरतापा हिला दिया और मेरे जहन में यादों के अनगिनत तरीचे वाह हो गए। जब हम करीब थे, एक चांद दो कालिब की तरह। शबरोज में एक जादू था, मौसम हसीन थे, कानों में हर वक्त नगमे गूंजते थे और दिलों की धड़कनें एक ही लय पर रक्स करती थी। मैंने सोचा, क्या सरवत को भी वो सब कुछ याद है? ये कैसे हो सकता था कि याद ना हो? इंसान कितना भी बदल जाए, रस्म व रवाज, मजहब और मुआशरे के बंधन उसे कितना भी जकड़ लें, दिलो दिमाग में नक्श हो जाने वाली सुनहरी यादों को खुरचा तो नहीं जा सकता। जरा सी हवा चले तो माहो साल के दर खुल जाते हैं और छोटी छोटी बातें भी निगाहों के सामने घूमने लगती हैं, जिन्हें कोई गुरेज, कोई वजह रोक नहीं सकती। रात को फोन पर चचा अहमद से मेरी तवील बात हुई। मैंने उन्हें सारी सूरत हाल बताई और यह भी बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नुसरत की बीमारी के मामलात ने चचा अहमद को भी बहुत परेशान कर दिया। वो आबदीदा हो गए। वो वियाना की किसी इलेक्ट्रिक कंपनी में दरमियाने दर्जे की मुलाजमत करते थे। 4-5 अफराद की फैमिली थी, बस गुजर बसर हो रही थी। मैंने चचा अहमद को सरवत के घरेलू हालात के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया और इन्हें आगाह किया कि नुसरत के इलाज का काम हमें किस तरह करना होगा। इस सारे काम में मेरा नाम नहीं आना था। चचा अहमद को खुद ही सरवत से रब्ता करना था और फिर नुसरत के इलाज मुआवजे की बात आगे चलाना थी। एक दिन बाद चचा अहमद से मेरी एक और टेलीफोन गुफ्तगू हुई। इसमें मजीद तफसीलात तय की गई। मैंने करीबन 50 लाख रुपए वियाना में चचा अहमद के बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने का इंतजाम भी कर दिया। एक तरफ यह काम हो रहा था, दूसरी तरफ इमरान मिस्टर यान विलियम की हदायत के मुताबिक शेखुपुरा के करीब सोहराब जलाली के फार्म हाउस में पहुंच चुका था।